ओके। ओके, हेलो बच्चों। तो बच्चों ये हमारे टेस्ट सीरीज का दूसरा पेपर है। बेसिकली पहले पेपर का टॉपिक और इस वाले पेपर का टॉपिक एक ही है, क्योंकि हम लोगों ने पहला पेपर ट्रायल पेपर रखा हुआ था, उसमें भी लिविंग बॉडी और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन था, और ये पेपर भी लिविंग बॉडी और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का ही है। तो देखिए ये पेपर अभी आपके सामने हो चुका है। अब देखिए इसके आंसर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, आसानी से देखते जाएं। पहला क्वेश्चन है, इफ वी फॉलो द टू किंगडम क्लासिफिकेशन देन द पैरामीशियन एंड अमीबा आर केप्ट इन। टू किंगडम क्लासिफिकेशन का मतलब है लीनियस के दो किंगडम, और एक किंगडम था प्लांट और दूसरा किंगडम था एनिमल। अब आपको मालूम है दो ही किंगडम है, या तो प्लांट या तो एनिमल, और अमीबा और पैरामीशियम दे बिलोंग्स टू प्रोटोजोआ, और प्रोटोजोआ का मतलब होता है प्रिमिटिव एनिमल। तो यानी ये दोनों एनिमल जैसे लोग हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? एनिमल हो जाएगा। आगे बढ़ जाइए, प्लांट हो नहीं सकता, बाकी क्वेश्चन हो नहीं सकते, एनिमल हो गया। 91 के बाद 92 क्वेश्चन आएगा। इस क्वेश्चन को देखिए, इन विच ऑफ द किंगडम टाइप ऑफ सेल इज डिफरेंट फ्रॉम अदर। अब टाइप ऑफ सेल में दो ही प्रकार की सेल होती हैं, प्रोकैरियोटिक एक यूकैरियोटिक। देखिए प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमल, ये सब के सब बेटा यूकैरियोटिक को सिखाए हैं, यूकैरियोटिक, और मोनेरा इनमें से बेटा प्रोकैरियोटिक को सिखाए। तो बताओ इन चार में से डिफरेंट कौन निकली? मोनेरा डिफरेंट निकली, तो मोनेरा यहाँ से अलग हो जाएगी, क्योंकि इन्होंने ऑड मैन पूछा है, विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर। आगे बढ़ जाओ, 93 क्वेश्चन आता है। 93 क्वेश्चन में आता है विच बैक्टीरिया इज ट्रू बैक्टीरिया। अब आपने सुना ही था यू शब्द हमेशा ट्रू के साथ चलता है, तो ट्रू मतलब यू, तो यू बैक्टीरिया। साइनो बैक्टीरिया इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ ट्रू बैक्टीरिया, लेकिन साइनो बैक्टीरिया इज अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया और वो यू बैक्टीरिया का ही पार्ट है। अब दोनों ही ऑप्शन में दिए हों तो वी विल गो फॉर द यू बैक्टीरिया, क्योंकि यू का मतलब ही होता है ट्रू, तो ऑप्शन विल बी द फर्स्ट। आगे बढ़ जाइए, 93 के बाद 94 क्वेश्चन आ जाता है। इसको देखो, आर्की बैक्टीरिया व्हाट मेक देम डिफरेंट फ्रॉम अदर बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया बड़े ही हार्श एनवायरनमेंट में सरवाइव कर लेते हैं। बोलते हैं वो बड़े ही विचित्र तरीके के एनवायरनमेंट में रह सकते हैं। वो एसिड में रह सकते हैं, बेस में रह सकते हैं, सॉल्ट में रह सकते हैं, हाई टेम्परेचर में रह सकते हैं, थर्मल स्प्रिंग्स में रह सकते हैं। तो बोलते हैं आर्की बैक्टीरिया इतने डिफरेंट बैक्टीरिया कैसे है नॉर्मल बैक्टीरिया से? क्योंकि इनकी सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। इनमें पेप्टाइडोग्लान जैसा स्ट्रक्चर नहीं है, पेप्टाइडोग्लाइकन से थोड़ा डिफरेंट स्ट्रक्चर पाया जाता है, तो दे हैव द डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर। वैसे जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि इनकी सेल वॉल में ब्रांच चेन फैटी एसिड थोड़े ज़्यादा होते हैं और पेप्टाइडोलाइकन जैसी संरचना थोड़ी नहीं होती, तो इनकी सेल वॉल स्ट्रक्चर अलग होते हैं। 94 के बाद 95 क्वेश्चन आ जाता है। इस क्वेश्चन को देखिए, द कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया कैन नॉट ऑक्सीडाइज विच ऑफ द फॉलोइंग। पहले तो आपको कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया का एक सीक्वेंस याद होगा, अमोनिया से नाइट्राइट बनता है और नाइट्राइट से बनता है नाइट्रेट। अमोनिया से नाइट्राइट, नाइट्राइट से नाइट्रेट बनाने वाले इन बैक्टीरिया को हम लोग नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया बोलते हैं। और जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं इनमें से पहला होता है नाइट्रोसोमोनास और दूसरा होता है नाइट्रोकोकस, याद रखना। और इस वाले कंडीशन में नाइट्रोबैक्टर होता है। तो याद रखना ये तीनों के तीनों बैक्टीरिया कीमो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया माने जाते हैं, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया माने जाते हैं। तो इनका इन्वॉल्वमेंट अमोनिया में भी है, नाइट्राइट में भी है, नाइट्रेट में भी है। अगर इनका इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो बेंजीन में नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कीमो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया बेंजीन के यानी मिनरलाइजेशन या बेंजीन के ऑक्सीडेशन में नहीं हेल्प करते, बाकी अमोनिया, नाइट्राइट और नाइट्रेट के में काम कर जाते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, व्हाट इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइनोबैक्टीरिया। बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया क्या नहीं हो सकते हैं।
जनरली मल्टी सेलुलर शब्द जो है वो मोनेरा के साथ नहीं जाता, मैं फिर से बता दूं। ऑल दो कई केसेस में हम लोग साइनोबैक्टीरिया की फिलामेंटस कंडीशन को मल्टी सेलुलर कंसीडर करने लगते हैं, पर चूंकि बेटा साइनोबैक्टीरिया किंगडम मोनेरा को बिलोंग करते हैं, दीज आर नोन एज मोनेरा, और ये जो मोनेरा नाम का किंगडम होता है ये यूनिसेलुलर किंगडम माना जाता है। तो हम लोग ये मान के चलते हैं, ऑल दो कई बड़ा कंट्रोवर्सी है कि कुछ लोग फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया को मल्टीसेलुलर मानने लगते हैं, बट बड़ा कंट्रोवर्सी के साथ अगर इन 4 ऑप्शन में देखें तो साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर हो सकते हैं, कॉलोनियल हो सकते हैं, फ्रेश वाटर एंड मरीन हो सकते हैं, क्या नहीं हो सकते, दे कैन नॉट बी मल्टी सेलुलर। तो इसका आंसर शायद आप मल्टी सेलुलर की तरफ जाएंगे और वही आंसर आपको करेक्ट लगेगा। आगे बढ़ जाएंगे। 96 के बाद 97 क्वेश्चन आता है। इस क्वेश्चन को देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोटिस्टा। क्राइसोफाइटा प्रोटिस्टा है, ओके, डाइनोफ्लैजिलेट प्रोटिस्टा है, प्रोटोजोआ भी प्रोटिस्टा है, माइकोप्लाज्मा इज द मोनेरा। तो भाई मोनेरा का मेंबर है माइकोप्लाज्मा, और इस हिसाब से यही आंसर हो जाएगा हमारा। दिस इज द आंसर बिकॉज दे आर आस्किंग अबाउट विच इज नॉट द मेंबर ऑफ प्रोटिस्टा, तो माइकोप्लाज्मा हो गया। आगे बढ़ जाओ। 97 के बाद आता है 98। इस क्वेश्चन को भी देख लो भाई, 98 आ जाता है। 98 को ध्यान से देखो। सम बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस बाय सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, व्हाट इज द मैकेनिज्म। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया इज नोन एज कॉन्जुगेशन, और कॉन्जुगेशन के दौरान होता क्या है, एक बैक्टीरिया जो प्लस स्ट्रेन का होगा, दूसरा बैक्टीरिया माइनस स्ट्रेन का होगा, बीच में कॉन्जुगेशन ट्यूब जैसा एक स्ट्रक्चर बनाएगा और डीएनए का ट्रांसफर करेगा, डीएनए ट्रांसफर करेगा। और ये डीएनए ट्रांसफर में भी फर्टिलिटी फैक्टर होता है, दैट इज प्रेजेंट इन प्लाज्मिड। प्लाज्मिड नाम का बेटा एक डीएनए होता है, इनमें एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, और इस प्लाज्मिड नाम के डीएनए में एफ फैक्टर नाम का फैक्टर पाया जाता है। इस एफ फैक्टर या फिर पूरे डीएनए के एक्सचेंज को हम लोग देखते हैं। तो इन्होंने लिखा है it is a type of reproduction by adopting a primitive type of DNA transfer from one bacterium to another bacterium, एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जाना। अच्छा, यहाँ आरएनए लिखा है तो होगा नहीं, सेल वॉल ट्रांसफर होता नहीं है, न्यूक्लियस ट्रांसफर हो नहीं रहा, तो ट्रांसफर ऑफ डीएनए हो रहा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, वो भी एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, और इस तरीके से इसका आंसर फर्स्ट आंसर करेक्ट होगा। आगे बढ़ जाए। 98 के बाद जब आप पहुंचेंगे तो 99 क्वेश्चन आएगा। इस क्वेश्चन को देखें, यूग्लिनॉइड लैग सेल वॉल, व्हाट इज द रिप्लेसमेंट फॉर द सेम। तो बोलते हैं यूग्लिना जो होता है बेटा, उस यूग्लिना की सेल वॉल में, सेल वॉल तो होती नहीं है, तो फिर बताओ क्या पाया जाता है। बोलते हैं यहाँ पर पाया जाता है पेलिकल, और ये पेलिकल प्रोटीन रिच लेयर होती है। तो यहाँ पर यही एक बेटा आंसर है जिसमें प्रोटीन रिच लेयर पेलिकल लिखा हुआ है, तो सेकेंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। 99 के बाद भाई 100वां क्वेश्चन आएगा। डाइटम हैव लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ वॉल डिपॉजिट देयर हैबिटेट, दिस एक्यूमुलेशन ओवर बिलियन ऑफ ईयर इज रिफर्ड एज। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। देखिए, इट इज नोन एज डायटोमेसियस अर्थ। बॉडी बहुत हार्ड होती है, इंडिस्ट्रक्टिबल होती है, क्योंकि सिलिका का डिपोजिशन होता है। और इस डायटोमेसियस अर्थ को मैंने 2 नाम से और बताया था। एक तो नाम मैंने बताया था आपको डाइटोमाइट, और इसी का नाम बेटा कुछ किताबों में कीजल गुर के नाम से जानते हैं हम लोग, ये याद रखना है आपको। ये कुछ स्ट्रक्चर है पॉलिशिंग में, ऑयल के फिल्ट्रेशन में और सिरप के फिल्ट्रेशन में इनका बड़ा रोल है, और वो आप लोग याद रखेंगे। आगे बढ़ जाओ। 100 क्वेश्चन के बाद 101 क्वेश्चन आएगा। उस क्वेश्चन को भी ध्यान से देखो। विच अमंग द फॉलोइंग कॉज स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस जो होती है वो ट्रिपैनोसोमा नाम के प्रोटोजोआ से होती है, और ट्रिपैनोसोमा एक फ्लैजला कंटेनिंग फ्लैजला कंटेनिंग प्रोटोजोआ है, और फ्लैजला कंटेनिंग प्रोटोजोआ जो होते हैं वो फ्लैजलेट्स प्रोटोजोन कहलाते हैं। तो आंसर विल बी द सेकेंड। ये बेटा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाओ। 101 के बाद 102 हो जाएगा। क्वेश्चन पेपर आपको इजी लग रहा होगा, इजी ही है। व्हाट इज द नंबर ऑफ मेजर ग्रुप ऑफ प्रोटोजोन दैट एग्जिस्ट। 4 ग्रुप हैं, आपको मालूम है। पहला ग्रुप है अमीबॉइड, दूसरा ग्रुप है सीलिएटा, तीसरा ग्रुप है फ्लैजलेटा, और चौथा ग्रुप है स्पोरोजोआ। तो ये 4 मुख्य ग्रुप है
जो प्रोटोजोआ के पाए जाते हैं। आगे बढ़ जाओ, 102 के बाद आता है 103। आइए इसे भी समझ लेते हैं। Why is food kept in the refrigerator? रेफ्रिजरेटर में फूड क्यों रखा है? टू प्रिवेंट द फूड फ्रॉम गोइंग बैक टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन, क्योंकि बैक्टीरिया की एक्टिविटी रेफ्रिजरेटर में कम हो जाती है, लो टेम्परेचर में कम हो जाती है, इस वजह से बैक्टीरिया फूड को खराब नहीं कर पाएंगे अगर रेफ्रिजरेटर में रखा रहेगा। सो आंसर शुड बी 1, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। आगे बढ़ जाओ, 103 के बाद 104 क्वेश्चन आता है, इस क्वेश्चन को भी आपको देखना चाहिए। विच ऑर्गेनिज्म कॉज मलेरिया अमंग द फॉलोइंग? आपको मालूम है प्लाज्मोडियम नाम का प्रोटोजोआ जो होता है ये मलेरिया करता है। 3-4 इसकी स्पीसीज होती हैं, वाइवेक्स, ओवेल, मलेरी एंड यू नो दैट फाल्सीपेरम। तो 4 स्पीसीज हैं प्लाज्मोडियम की जिसमें मलेरिया करने की क्षमता है। इसमें से फाल्सीपेरम वाला मैलिग्नेंट मलेरिया होता है, बहुत डेथ रेट होती बहुत ज़्यादा, तो प्लाज्मोडियम इसका आंसर है। आगे बढ़ जाइए, 105 क्वेश्चन आया, इसे देखिए। द सेल वॉल ऑफ द फंजाई आर कंपोज्ड ऑफ, देखिए ये काइटिन होगा और काइटिन इज अ पॉलीसेकेराइड। कैसा पॉलीसेकेराइड है? इट इज नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसेकेराइड। तो आपको लगेगा भले ही ये आंसर कि इसका आंसर केवल काइटिन होना चाहिए, पर काइटिन इज अ टाइप ऑफ पॉलीसेकेराइड दैट इज नोन एज नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसेकेराइड, जो कि NAG नाम के मोनोमर से बना होता है। व्हाट इज NAG? एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। तो एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, ग्लूकोज में अगर अमीन जोड़ दो तो ग्लूकोसामीन हो जाता है, तो एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन नाम के मोनोमर से काइटिन बनता है। तो इसका आंसर ये भी सही है, ये भी सही है। अब हम लोग को देखना पड़ेगा कि दोनों को कौन कैरी कर सकता है, बोथ A and B, एंड दैट विल बी द आंसर। 105 का आंसर जो होगा वो C हो जाएगा। 105 के बाद आएगा 106। इस क्वेश्चन को देखिए। इन फंजाई नेटवर्क ऑफ हाइफा इज नोन एज, बोलते हैं हाइफा जब भी बनेंगे ये सेल वॉल सेल से बनते हैं और फिर हाइफा एक नेटवर्क बनाते हैं। इस नेटवर्क ऑफ हाइफा को हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज नोन एज माइसीलियम। सिंपल है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पेपर है, इट इज नोन एज माइसीलियम। आगे बढ़ जाओ, 106 के बाद 107वां क्वेश्चन आया। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल एंड नॉन मोटाइल गैमीट। 2 भाई सेल लो और दोनों के साइटोप्लाज्म आपस में जोड़ दो। ये थी 2 सेल्स, इन 2 सेल में बेटा 2 न्यूक्लियस थे, ये रहा न्यूक्लियस। अभी न्यूक्लियस अलग अलग पड़े रहने दो और साइटोप्लाज्म जुड़ जाएं। अगर साइटोप्लाज्म जुड़ जाएं तो ऐसी कंडीशन को हम लोग प्लाज्मोगैमी का नाम देते हैं। अगर बेटा प्लाज्मोगैमी के बाद इनके बेटा न्यूक्लियस भी जुड़ने लगे, अगर न्यूक्लियस भी जुड़ने लगे तो प्लाज्मोगैमी के साथ साथ कैरियोगैमी भी हो जाएगी, एंड व्हेन द न्यूक्लियस फ्यूज इट इज नोन एज कैरियोगैमी। ये मेरा क्लास में पढ़ाया गया टॉपिक है कि भाई प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी ये होता है। अच्छा, प्लाज्मोगैमी कैरियोगैमी साथ साथ हो जाए तो सिंगैमी कहलाता है, ना हो तो डाइकैरियन स्टेज आती है, वो फंजाई का केस है। तो फिलहाल यहाँ पर हमें प्लाज्मोगैमी आंसर लगाना चाहिए कि 2 मोटाइल या नॉन मोटाइल गैमीट के बीच में जब कभी साइटोप्लाज्म का फ्यूजन हो जाता है इट इज नोन एज प्लाज्मोगैमी। 107 के बाद आता है 108 क्वेश्चन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय स्पोर। अब देखो स्पोर जैसा स्ट्रक्चर एक कोनिडिया भी है, कोनिडिया इज स्पोर लाइक, और स्पोरेंजियो स्पोर से स्पोर निकलते हैं, या तो जू स्पोर निकलते हैं या तो एप्लानो स्पोर निकलते हैं। तो अब तुमको देखना चाहिए स्पोरेंजियो स्पोर भी स्पोर बनाते हैं, जू स्पोर भी स्पोर बनाते हैं, कोनिडिया भी स्पोर लाइक है। तो आंसर इसका ऑल ऑफ दिस के अलावा कुछ नहीं होगा। ऑल्दो आपका मन करता है कि सर एप्लानो स्पोर और जू स्पोर होता तो बेटर होता, लेकिन नहीं, क्योंकि कोनिडिया इज ऑल्सो स्पोर लाइक, दैट्स वाई आंसर विल बी 4। 108 के बाद आ गया 109। इस क्वेश्चन को देखो, विच अमंग द फॉलोइंग इज मल्टी सेलुलर फंजाई। अब देखो ईस्ट जो है वो यूनिसेलुलर है, और ईस्ट का बेटा बोटेनिकल नेम या फिर साइंटिफिक नेम भी बेटा सैक्रोमाइसिस है, तो ये भी यूनिसेलुलर, ये भी यूनिसेलुलर। तो मल्टी सेलुलर कहने के लिए केवल पेनिसिलियम बचा, तो आंसर विल बी द पेनिसिलियम, बाकी तो और कुछ आंसर हो भी नहीं सकता। आगे बढ़ जाओ, 109 के बाद आता है 110वां क्वेश्चन। मेंबर ऑफ फाइकोमाइस्टीज आर नॉट फाउंड इन। याद रखना फाइकोमाइस्टीज एक्वेटिक हैबिटेट में मिलते हैं, पैरासिटिक मिल सकते हैं, मॉइस्ट एंड डैम प्लेसेस में मिल सकते हैं। तो कहाँ नहीं मिल सकते? हॉट एंड ड्राई।
हॉट एंड ह्यूमिड प्लेसेस में तो मिल सकते हैं, यानी मॉइस्चर होना चाहिए। फाइकोमाइसिटीज का नाम एल्गल फंजाई है। ये फंजाई तो है लेकिन ये एल्गी की तरह बिहेव करते हैं, और एल्गी इज अ फिश ऑफ प्लांट किंगडम। और अगर एल्गी फिश ऑफ प्लांट किंगडम है तो पानी में रहना चाहेगी, तो फाइकोमाइसिटीज के मेंबर भी वाटर में रहना चाहेंगे, और ये वाटर ढूंढेंगे। हॉट एंड ड्राई तो हो ही नहीं सकता, तो नॉट, इट इज नॉट हॉट एंड ड्राई। आगे बढ़ जाएं, 110 के बाद आता है 111वां क्वेश्चन। Who demonstrated the extract of infected plant tobacco could cause infection in healthy plant? किसने ऐसा किया था? इट इज डिमिट्री आइवोनिस्काई, या फिर आपके सामने, या फिर बेटा आपके सामने आंसर देखिए, आपको दो चीजें मिली गई। Who demonstrated that the extract of the infected plant of tobacco could cause the infection of healthy plant? एंड इसका आंसर सर बीजेरिंक होता तो लिखा जाता कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम, जो कि एक लैटिन शब्द है कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम। और दूसरा आंसर है डिमिट्री आइवोनोस्काई। देखिए हम लोगों ने इसका आंसर क्या दे रखा हुआ है, जस्ट आई वांट टू क्लियर, इट इज M.W. बीजेरिंक। व्हाई इट इज नोन एज M.W. बीजेरिंक? बिकॉज यहां पर शब्द लिखना है हमें कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम, एक ऐसा फ्लूइड जो इन्फेक्शियस है। अगर हम इस इन्फेक्शियस फ्लूइड को कहीं दूसरी जगह डालें तो वहां भी इन्फेक्शन हो जाएगा। दैट्स व्हाई वी हैव गिवन द आंसर M.W. बीजेरिंक। ओके, आगे बढ़ जाइए। 111 के बाद 112 आता है। व्हाट इज द मीन ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बेसिडियोमाइसिटीज? याद करो, बेसिडियोमाइसिटीज वो मेंबर हैं जिनमें स्पोर तो एब्सेंट है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली एब्सेंट है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली एब्सेंट है, और अगर ये एब्सेंट है तो याद रखना ये लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा कंसीडर किया जा सकता है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंसीडर करने की वजह है क्योंकि वो यूनिपेरेंटल होता है। तो अब हमारे पास वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का केवल एक ही एग्जांपल है, दैट इज नोन एज फ्रेगमेंटेशन। सो वी गेट विद द फ्रेगमेंटेशन, क्योंकि बेसिडियोमाइसिटीज में ट्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोर एंड बाय कोनिडिया इज एब्सेंट। Sexual reproduction absent in deuteromycetes, asexual reproduction absent in basidiomycetes, and they can reproduce asexually by fragmentation only. And fragmentation is vegetative. So why vegetative is considered as asexual? Just because vegetative is uniparental and asexual is also uniparental. Thank you very much. 112 के बाद 113वां क्वेश्चन आया। इस क्वेश्चन को देखिए। M.W. Stanley showed that virus could be crystallized and crystal consists largely of protein. याद रखना वायरस के बाद दो ही चीजें होती हैं, एक तो प्रोटीन होता है दैट इज कैप्सिड, और दूसरा न्यूक्लिक एसिड। तो जब इनके क्रिस्टल बनाए जाएंगे तो उस क्रिस्टल में प्रोटीन ज्यादा होगी, तो आंसर शुड बी फर्स्ट, दैट इज प्रोटीन क्रिस्टल। में भी न्यूक्लिक एसिड भी हो सकता है, लेकिन मेजर इन्होंने पूछा है मेजर पार्ट क्या होता है, लार्जली क्या होता है, इट इज प्रोटीन। आगे बढ़ जाइए। 113 के बाद 114वां क्वेश्चन आता है, इसे देखिए। गिवन बिलो इज अ टैक्सोनॉमिक एड, आइडेंटिफाई। इनमें से कौन सा टैक्सोनॉमिक एड है? की भी टैक्सोनॉमिक एड है, जूलॉजिकल पार्क भी है, हर्बेरियम भी है। तो आंसर तो इसका ऑल ऑफ दीज ही होगा भाई। क्यों? क्योंकि सब के सब टैक्सोनॉमिक एड है। टैक्सोनॉमिक एड वो सारे मीडियम होते हैं, वो सारे डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, वो सारे प्रिजर्वेशन होते हैं जो टैक्सोनॉमी पढ़ने में आपको मदद करें, आइडेंटिफिकेशन क्लासिफिकेशन में मदद करें। तो आप कीज, जूलॉजिकल पार्क, हर्बेरियम, ये सब आइडेंटिफिकेशन या फिर क्लासिफिकेशन में मदद करते हैं। ऑल ऑफ देम आर द टैक्सोनॉमिक एड। आगे बढ़ जाइए। 114 के बाद 115वां आ जाएगा। क्वेश्चन है लिविंग स्पेसिमेन आर फाउंड इन। हर्बेरियम में तो जानते हो भाई प्लांट पाए जाते हैं और वो भी डेड पाए जाते हैं। म्यूजियम में प्लांट और एनिमल वो भी डेड। बोटेनिकल गार्डन लिविंग है, जूलॉजिकल पार्क लिविंग है। तो बी और डी ऑप्शन देखो, दिस इज अ बी एंड डी। ऑप्शन विल बी द 4। 115 का डी ऑप्शन हो जाएगा। 115 के बाद 116वां आ जाएगा। जरा इस 116वें क्वेश्चन को देखो। मार्क द स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स विथ रिस्पेक्ट टू म्यूजियम। ओके, म्यूजियम के रेस्पेक्ट में ट्रू और फॉल्स देखना है। पहला, प्लांट स्पेसिमेन कैन ओनली प्रिजर्व्ड एज ड्राई स्पेसिमेन। ऐसा नहीं है, प्लांट और एनिमल दोनों को ड्राई कर सकते हैं, और प्लांट के स्पेसिमेन को ड्राई और वेट दोनों जगह ही कर सकते हैं। तो ओनली शब्द गड़बड़ है यहाँ, ठीक है, हटा दो।
लार्जर एनिमल लाइक बर्ड एंड एनिमल आर यूजुअली स्टफ्ड एंड प्रिजर्व्ड, सही है। इंसेक्ट आर प्रिजर्व्ड इन इंसेक्ट बॉक्सेस, ये भी सही है। तो बी और सी ट्रू है और ए फॉल्स है। तो देखो ए फॉल्स कहां पर है, ए रहा ए फॉल्स, बी इज ट्रू, सी इज ट्रू, टी का मतलब होता है ट्रू। तो सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ जाइए, 116 के बाद 117 क्वेश्चन आ गया। कीज आर, कितनी बार पढ़ाया गया है, कीज क्या है, बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जनरली इन पेयर कॉल्ड एज कपलेट, ये तो सही है। जनरली एनालिटिकल नेचर, ये भी सही है भाई। कीज जो होती हैं वो एनालिसिस ऑफ प्लांट, एनिमल, स्पीसीज, जीनस और फैमिली के बारे में बनाई जाती हैं। सेपरेट कीज रिक्वायर्ड फॉर ईच टेक्सोनॉमिक कैटेगरी, तो ये भी सही है। तो मोर देन वन ऑप्शन आर करेक्ट, यही आंसर चाहिए भाई, मोर देन वन ऑप्शन, दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। एक से ज्यादा ऑप्शन इस जगह पर जो लिखे हैं वो सही है। आगे बढ़ जाइए, 117 के बाद आपके सामने 118वां क्वेश्चन आता है। मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ ऑल लिविंग, बोलते हैं ऑल लिविंग में जो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी तो बहुत है, प्रॉपर्टी ग्रोथ है, प्रॉपर्टी रिप्रोडक्शन है, प्रॉपर्टी मेटाबॉलिज्म है, कॉन्शियसनेस है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी प्रॉपर्टीज हैं। इनमें से डिफाइनिंग हो और मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड हो। मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड भाई जो डिफाइन करने में सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉपर्टी है, इट इज कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस को डिफाइन करना सबसे कॉम्प्लिकेटेड है। क्यों? क्योंकि कई बार आप कॉन्शियसनेस को ब्रेन से डिफाइन करते हैं, तो आप ये मानते हैं कि ब्रेन जिनके पास होगा उनके पास कॉन्शियसनेस होगी, पर पता हो प्लांट कॉन्शियस है कि नहीं, प्लांट भी कॉन्शियस है लेकिन उनके पास ब्रेन नहीं है। इसीलिए बोला जाता है कि कॉन्शियसनेस को डिफाइन करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बात है। तो यहां पर कॉन्शियसनेस को हम लोग प्रोटोप्लाज्म से जोड़ते हैं। तो जिसके पास भी इस दुनिया में प्रोटोप्लाज्म है उसको कॉन्शियस माना जाएगा, एंड दैट्स व्हाई इट इज मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड प्रॉपर्टी कॉन्शियसनेस। आगे बढ़ जाओ, 118 के बाद 119वां क्वेश्चन आएगा। कंटेन इंफॉर्मेशन ऑफ एनी टेक्सॉन, यानी वन टेक्सॉन की इंफॉर्मेशन किस में होती है, फिल इन द ब्लैंक्स करना है। इट इज मोनोग्राफ। मोनो मतलब एक, ग्राफ का मतलब है बुक, वो बुक जिसमें किसी एक टेक्सॉन के बारे में लिखा हो, दैट इज नोन एज मोनोग्राफ। आंसर विल बी द सी। आगे बढ़ जाओ, 119 के बाद आपके सामने 120वां क्वेश्चन आएगा। स्टेटमेंट 1 इन द मॉडर्न मेडिसिन certain infection, neurological disease were found to be transmitted by an agent consisting of abnormally folded protein। एकदम सही बात है, ये abnormally folded protein की बात कर रहा है जिसका नाम है प्रियॉन, और बोलते हैं प्रियॉन जो होती है वो न्यूरोलॉजिकल डिसीज करती हैं। यस, जैसे कि हमारे पास क्रूड्सफेल्ड जैकब डिसीज थी, जैसे कि हमारे पास मैड काउ डिसीज थी, ये सब ब्रेन की डिसीज हैं। इसी का नाम हम लोगों ने BSE रखा था, बोवाइन्स स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी। एकदम सही है। प्रियॉन्स आर सिमिलर इन साइज ऑफ वायरस, ये भी सही है। प्रायॉन जो होते हैं वायरस के लगभग बराबर होते हैं, लगभग बराबर होते हैं। तो पहला भी सही, दूसरा सही। लेकिन दूसरा जो स्टेटमेंट है वो पहले को डिफाइन नहीं कर रहा। दोनों ही बातें सही हैं लेकिन एक्सप्लेन थोड़ी ना कर रहा पहले, दूसरा स्टेटमेंट पहले को। तो याद रखना है आपको, ऐसा चीज है, बोथ स्टेटमेंट 1 2 आर ट्रू, 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ 1, ये तो नहीं होगा। बोथ स्टेटमेंट 1 और 2 आर ट्रू, 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो मेरे हिसाब से सेकंड विल बी द करेक्ट ऑप्शन, यही वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अच्छा भाई, 120 के बाद 121वां क्वेश्चन आ गया, इसे देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट ग्रोथ? मास ग्रोथ एंड पॉपुलेशन ग्रोथ आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ की दो कैरेक्टरिस्टिक क्या है, एक मास ग्रोथ और पॉपुलेशन ग्रोथ। देखो भैया, मास ग्रोथ बेटा, ग्रोथ इन मास एंड ग्रोथ इन नंबर ऑफ सेल, ये होना चाहिए आंसर को। अगर ये आंसर होता है तब तो हम लोग इस मामले को सही मानेंगे, नहीं तो गड़बड़ मानेंगे। तो यहां पर बोला गया है व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट ग्रोथ? इट इज इनकरेक्ट अबाउट द ग्रोथ। तो भैया इनकरेक्ट पूछा गया, ये वाला पॉइंट तो मुझे करेक्ट लग रहा। मास ग्रोथ एंड पॉपुलेशन ग्रोथ आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक, क्योंकि बेटा इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल, नंबर ऑफ इंडिविजुअल इंक्रीज करना मतलब क्या है बेटा? पॉपुलेशन ग्रोथ करना। ग्रोथ ऑफ प्लांट कंटिन्यू
फॉर अ सर्टेन पीरियड, नहीं सर्टेन पीरियड नहीं, इट इज थ्रू आउट लाइफ। प्लांट में थ्रू आउट लाइफ प्लांट ग्रो करते रहते हैं जस्ट बिकॉज उनके पास मेरिस्टेम होते हैं। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली इंक्लूसिव, इंक्लूसिव इन एनिमल एंड प्लांट, नहीं, इट इज नॉट म्यूचुअली इंक्लूसिव, इट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव का मतलब होता है अलग अलग। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन अलग अलग बातें हैं, ग्रोथ भी अलग बात है, रिप्रोडक्शन भी अलग बात है। तो ऑप्शन बी भी गलत है, ऑप्शन सी भी गलत है। द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म कम्स फ्रॉम विद इन, ये भी सही है। तो कौन सा इनकरेक्ट है जिसमें बी और सी ऑप्शन में हो? इट इज डी ऑप्शन। आगे बढ़ जाइए, 121 के बाद 122वां क्वेश्चन आया, इसे देखिए। क्लासिफिकेशन इज अ सिंगल स्टेप प्रोसेस, तो कतई नहीं है ये। सब स्पीसीज और वैरायटी इज द लोएस्ट ऑब्लिगेट कैटेगरी। अभी देखते हैं, कैटेगरी विच डज नॉट रिप्रेजेंट रैंक। टैक्सोनॉमिक ग्रुप और कैटेगरी आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज एंड नॉट मेयरली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट। मेरे हिसाब से 122 का भी आंसर डी ही होना चाहिए। द बेस्ट इज दिस, जो बेटा आपकी कैटेगरीज होती हैं ये एक बायोलॉजिकल एंटिटीज है। जैसे स्पीसीज होना एक बायोलॉजिकल एंटिटीज है, जीनस होना एक अलग बायोलॉजिकल एंटिटीज है, फैमिली होना एक अलग। ऐसा नहीं कि केवल वहाँ मॉर्फोलॉजी ही चलेगी, मॉर्फोलॉजी के अलावा बहुत सारे कैरेक्टर चलते हैं, तो केवल मॉर्फोलॉजी नहीं चलेगी। तो याद रखना डी ऑप्शन इज द करेक्ट। सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, सब स्पीसीज लोएस्ट नहीं है, और कैटेगरी विच डज नॉट रिप्रेजेंट, नहीं, कई बार कैटेगरीज जो होती हैं जिन्हें टैक्सा बोलते हैं, टैक्सा भी रैंक की तरह रिप्रेजेंट होती हैं, तो ये भी गलत है। तो क्लासिफिकेशन के लिए सबसे सही ऑप्शन डी है। आगे बढ़ जाइए, 122 के बाद 123वां क्वेश्चन आया। आइए इस क्वेश्चन को देखिए। साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगीफेरा इंडिका इज, पहली बात तो ये नहीं हो सकता क्योंकि इसमें आई कैपिटल से चालू हुआ है। मैंगीफेरा इंडिका लिन, ये फियर लिखा है, मैंगी फियर, ये भी गलत है। मैंगीफेरा इंडिकस लिखा है, इंडिकस नहीं हो सकता, तो अब बेटा अकेला हो सकता है मैंगीफेरा इंडिका लिन। होना ये चाहिए था इन दोनों को सेपरेट ही अंडरलाइन कर देते तो और बेहतर होता, पर हो सकता है कई बार आपको चारों ऑप्शन गलत मिले, पर उन चारों ऑप्शन में से जो बेस्ट होगा वो छांटना पड़ता है। मेरे हिसाब से बेस्ट इसमें डी ही है, मैंगीफेरा इंडिका, जो सही तरीके से डिफाइन कर रहा है। आगे बढ़ जाओ, 123 के बाद 124वां क्वेश्चन आता है। यस, इसे देख लेंगे भाई। 124वां क्वेश्चन क्या है? नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर इज हाईएस्ट इन द कैटेगरी। सुनो, बोलते हैं जैसे जैसे हम लोग स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाएंगे तो कुछ बातें आपको ध्यान देनी पड़ेंगी। पहली बात, जो स्पीसीज के मेंबर होंगे उनमें कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा होगी जीनस के मेंबर में, इसके रेस्पेक्ट में। मान लीजिए हमारी स्पीसीज का नाम है बेटा, हमारी स्पीसीज का नाम है सैपियंस। तो अब सैपियंस सारे एक जैसे हैं, लेकिन हमारे जीनस का नाम है होमो। अब होमो जीनस में सैपियंस नाम की स्पीसीज भी आ रही है और इरेक्टस नाम की स्पीसीज। इरेक्टस क्या है? आदि मानव। तो बताओ आदि मानव और मॉडर्न मानव में क्या होगा? थोड़ी थोड़ी सिमिलरिटीज कम होने लगेंगी। तो जितना छोटा होगा उसमें कॉमन कैरेक्टर उतने ज्यादा, और जितना बड़ा होगा उसमें कॉमन कैरेक्टर उतने कम। तो बोलते हैं नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर इज हाईएस्ट इन द कैटेगरी। जो सबसे छोटा होगा उसमें कॉमन कैरेक्टर ज्यादा होंगे, और इन सब में छोटा मुझे सबसे जीनस लग रहा, एंड दैट्स व्हाई जीनस इसका आंसर होगा। 124 का आंसर मेरे हिसाब से जीनस बी सही होगा। आगे बढ़ जाइए, 124 के बाद 125 आएगा। फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट ऑप्शन। हमें पहले कॉमन नेम लिखना है, कॉमन नेम के बाद जीनस लिखना है, जीनस के बाद फैमिली लिखना है, फैमिली के बाद क्लास लिखना है, क्लास के बाद फाइलम या फिर डिवीजन लिखना है। अब हमें यही करना, जैसे कॉमन नेम की जगह हमने मैन लिख दिया, दिस इज अ कॉमन नेम। अब हमें जीनस यहां पर सोचना है, तो ए, व्हाट इज ए इज होमो, क्योंकि मैन का जीनस होमो होता है। फिर भाई फैमिली की जगह होमिनिडी आ गई। फिर क्लास की जगह पर क्या आना चाहिए? सर क्लास होता है हमारा मैमल, तो बी हो गया मैमल। और फिर फाइलम हमारा कॉर्डेटा, ये तो पूरा हो गया। अब इस पे देखो,
कॉमन नेम वीट आ गया, जीनस का नाम ट्रिटिकम आ गया, फैमिली का नाम यहां पर लिखना है। तो अब फैमिली का नाम आपको मालूम है पोएसी है, पोएसी। और यहां पर बेटा फैमिली के बाद क्लास आ गया, मोनोकॉट हो गया, और यहां पर डिवीजन का नाम एंजियोस्पर्म है। तो अब ए बी सी डी हमको मिल चुके हैं। अब ए बी सी डी देखते हैं। ए इज होमो, बी इज मैमल, सी इज पोएसी, डी इज एंजियोस्पर्म। आइए ढूंढते हैं। ए इज मस्का, ए इज होमो, गलत हो गया, ये तो गलत हो गया। बी इज डिप्टेरा, बी इज मैमल, गलत हो गया। ए इज होमो सही है। डी इज एंजियोस्पर्म, डी इज एंजियोस्पर्म, ये तो सही लग रहा, बिल्कुल सही लग रहा। बी इज मैमल, बी इज मैमल तो सही लग रहा। सी इज एनाकार्डिया, सी इज पोएसी, ये गलत लग रहा। तो इसका मतलब ये सब गलत है, केवल आंसर यही सही है। आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़ जाइए। 125 के बाद आता है 126। इस क्वेश्चन को देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट टैक्सा एट सेम लेवल। मुझे ऐसा टैक्सा ढूंढना है जो आपस में सेम लेवल हो, यानी एक जीनस हो तो दूसरा जीनस हो, एक स्पीसीज हो तो दूसरा स्पीसीज हो, अगर एक फैमिली है तो दूसरी फैमिली भी हो। देखिए जैसे पैंथेरा एक जीनस है, यस, सोलेनम भी एक जीनस है, और फेलिस भी एक जीनस है। तो ये सब तीनों जीनस है, यानी तीनों टैक्सा जीनस है। धतूरा एक जीनस है, फेलिडी एक फैमिली है, पॉलीमोनियल्स एक ऑर्डर है। तो ये तो गड़बड़ हो गया। सोलेनेसी एक फैमिली है, कार्निवोरा एक ऑर्डर है, कॉर्डेटा एक फाइलम है, कॉर्डेटा एक फाइलम है, डाइकॉटल एक क्लास है, और ऐसा लेमियल्स कुछ है नहीं। तो मेरे हिसाब से फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। 126 का आंसर फर्स्ट होगा। आगे बढ़ जाइए। 126 के बाद आता है 127वां क्वेश्चन। इसे देखिए। Statement 1, the correct hierarchical arrangement of taxonomic categories in ascending order is species, genus, family, order, class, phylum, kingdom। सही दिया है। Now statement 2, as we go higher from species to kingdom, जैसे जैसे मैं species से kingdom की तरफ जाऊंगा, the number of common characters goes on increasing। नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। जैसे जैसे मैं स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाऊंगा, कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज करेंगे। याद रखना 127वें क्वेश्चन का आंसर समझने लायक है कि भाई ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जितना छोटा होगा, अभी पढ़ाया था, जितना छोटा होगा उसमें कॉमन कैरेक्टर उतने ज्यादा हैं। और वो कह रहे हैं कि तुम स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाओ तो कॉमन कैरेक्टर बढ़ेंगे। नहीं, स्पीसीज में कॉमन कैरेक्टर सबसे ज्यादा और किंगडम तक जाते जाते कॉमन कैरेक्टर सबसे कम। तो सेकंड ऑप्शन गलत हो जाएगा। इस हिसाब से मेरे हिसाब से 127वें का आंसर सी होना चाहिए। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। पहला वाला ट्रू है, दूसरा वाला गलत है। आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाइए। 127 के बाद 128वां क्वेश्चन आता है। कंटेन्स द एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट। हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट को, प्लांट का डिस्ट्रीब्यूशन और उनके हैबिटेट के बारे में बताने के लिए वी हैव फ्लोरा। फ्लोरा इज अ बुक फॉर द प्लांट एंड वी गिव द एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट। सिंपल क्वेश्चन था, फ्लोरा इसका आंसर होगा, डी ऑप्शन। आगे बढ़ जाइए। 128 के बाद आपका आंसर 129, क्वेश्चन नंबर 129 होगा। 129 को देखिए। जूलॉजिकल पार्क आर द प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल एंड प्लांट्स आर स्टोर। सबसे पहली बात तो प्लांट के लिए जूलॉजिकल पार्क नहीं बनाए जाते। हमारा मेन उद्देश्य एनिमल को प्रिजर्व करना। ये बात और है कि प्लांट के बिना वहां पर एनिमल प्रिजर्व नहीं होंगे, तो मेनली हमारा मेन उद्देश्य होता है कि हम एनिमल को प्रिजर्व करें। तो 129 में ये बात आपको ध्यान से रखनी है। तो स्टेट 1 इज फॉल्स हो गया, स्टेटमेंट 1 तो फॉल्स हो गया। एडिक्वेट अरेंजमेंट ऑफ द ट्रीटमेंट मेडिकेशन, ये तो सही है, वहां पर जो एनिमल रहते हैं उन्हें मेडिकेशन दी जाती है। तो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। दैट शुड बी द डी ऑप्शन, और यही ऑप्शन हमारे हिसाब से करेक्ट होगा। तो बताइए पहले ऑप्शन में गलती क्या हो गई? पहले ऑप्शन में गलती ये हो गई कि हमने जूलॉजिकल पार्क में एनिमल और प्लांट दोनों को प्रिजर्व किया। नहीं, जूलॉजिकल पार्क में हमारा उद्देश्य है कि हम एनिमल को प्रिजर्व करें, प्लांट तो हमारा मेन उद्देश्य बोटेनिकल गार्डन में होता है। आगे बढ़ जाइए। 129 के बाद 130वां क्वेश्चन आया। द टैक्सोनॉमिक एड की
यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल बेस्ड ऑन डिसिमिलरिटीज ओनली, नहीं सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटी दोनों पे बेस्ड होता है। बेस्ड ऑन कंट्रास्टिंग कैरेक्टर जनरली इन पेयर कॉल्ड एज कपलेट, ये सही है। नेवर एनालिटिकल नेचर, एनालिटिकल होता है। यूज ऑफ सिंगल टैक्सोनॉमिक की फॉर डिफरेंट कैटेगरी, नहीं, हर कैटेगरी के लिए अलग की होती है। तो बताओ ये भी गलत हो गया, तो आंसर विल बी द सेकेंड। की का ये दूसरा क्वेश्चन आया देखा जाए तो की एक्चुअली इंपॉर्टेंट पोर्शन है, लोग इससे ज़्यादा अच्छे से अच्छे क्वेश्चन बनाने के चक्कर में की को बार बार रिपीट करते हैं। तो की एनालिटिकल होती है, की में कपलेट होते हैं, की का हर स्टेटमेंट लीड बनाता है, और डिफरेंट की फॉर द डिफरेंट डिफरेंट टैक्सा, हर टैक्सा के लिए डिफरेंट की होती है। आगे बढ़ जाइए, 130 के बाद आता है बेटा 131 क्वेश्चन। इसे देखिए, हर्बेरियम, दोबारा आ रहा है हर्बेरियम सीड, अरेंज अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, सही है। कलेक्शन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, एनिमल को नहीं करते हर्बेरियम में। स्टोर हाउस और रिपोजिटरी ऑफ फ्यूचर यूज, ये भी सही है। तो मेरे हिसाब से 131 का तो डी होना, 131 स्टोर हाउस और रिपोजिटरी ऑफ फ्यूचर यूज। 131 अरेंज अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ओके, स्टोर हाउस और रिपोजिटरी फॉर फ्यूचर यूज, इस वाले में थोड़ा सा डाउट है। सो फॉर दिस टाइम बीइंग, इस टाइम बीइंग के लिए मैं इस क्वेश्चन को आंसर को फर्स्ट लगवाता हूं, क्योंकि हम लोगों ने फर्स्ट आंसर इसको दिया हुआ है, बाकी मैं इसको एक बार देख लूंगा। ओके, चलिए आगे बढ़ जाइए। 131 के बाद 132 आता है, इसे देख लीजिए। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन। यार मल्टीसेलुलर भी ग्रो कर सकता है, यूनिसेलुलर भी ग्रो कर सकता है सेल डिवीजन से, ये बात और है कि दोनों में अंतर क्या है। लिविंग ऑर्गेनिज्म आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग एंड सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरेक्टिव सिस्टम, तो ए भी सही है, बी भी सही है। तो 132 के हिसाब से बेटा हमारा आंसर सी होना चाहिए। बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, आंसर शुड बी सी। आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़ने पर आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 133, द स्पेशल टेक्निक फॉर कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ स्पेसिमेन आर रिक्वायर्ड इन। अब आपको कलेक्शन भी करना है, प्रिजर्वेशन भी करना है, और प्रिजर्वेशन शब्द याद रखिएगा, प्रिजर्वेशन एक अलग शब्द होता है और कंजर्वेशन अलग शब्द होता है। जितनी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका कंजर्वेशन किया जाता है, और जो डेड हो जाते हैं उनका प्रिजर्वेशन किया जाता है। तो बोटेनिकल गार्डन लिविंग है, इसका तो भाई कंजर्वेशन होगा, प्रिजर्वेशन नहीं होगा। बोटेनिकल गार्डन फिर से, अब वो तो हर्बेरिया एंड म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क भी लिविंग है, तो इसका भी बेटा प्रिजर्वेशन नहीं होगा, कंजर्वेशन होगा। तो प्रिजर्वेशन के लिए केवल हर्बेरिया और म्यूजियम ही बचे। इनको हम लोग प्रिजर्व करते हैं बाई केमिकल, केमिकल में डालकर इनको प्रिजर्व किया जा सकता है, या फिर प्रिजर्वेटिव में डालकर, या फिर शीट में डाल करके प्रिजर्व किया जा सकता है। 133 के बाद आता है 134। इस क्वेश्चन को देखिए, कोरोलस लिनियस इज क्रेडिटेड फॉर गिविंग द टैक्सोनॉमिक हायरार्की फॉर द फर्स्ट टाइम विद 5 कैटेगरीज। 5 कैटेगरीज के साथ कोरोलस लिनियस ने क्रेडिट किया था 134 को। आंसर को देखिएगा भाई, इट इज क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू 2 किंगडम, ये तो सही लग रहा। अभी इसमें डाउट है क्योंकि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन तो इन्होंने नहीं दिया था, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। देखो तो ये तो गलत है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, क्योंकि यहाँ 5 कैटेगरीज हैं, तो मेरे हिसाब से तो आर एच बिट्टेकर हो गया, वो लीनियस नहीं है, तो ये 2 है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल, बिल्कुल इन्होंने प्लांट और एनिमल 2 किंगडम बनाए थे, और वो सेल वॉल की बेसिस को लेकर के ही माना जाता है। तो मेरे हिसाब से बी सही है, सी सही है, और इस हिसाब से ही आंसर डी विल बी द करेक्ट, मोर देन 1 ऑप्शन विल बी द करेक्ट। ए सही हो गया। आगे बढ़ जाइए, ए 134 के बाद आता है 135। इस क्वेश्चन को, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली सिनोनिमस, इस शब्द को समझिएगा। बोलते कौन ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो करने जाते हैं ग्रोथ, और ग्रोथ करने के लिए सेल डिवीजन करते हैं, और जैसे ही सेल डिवीजन करते हैं वैसे ही वो 2 ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। 2 ऑर्गेनिज्म बन जाना मतलब रिप्रोडक्शन हो जाता है। तो यानी कौन से ऐसे लोग हैं जिनमें ग्रोथ करो तो रिप्रोडक्शन हो जाता है? ये केवल वही लोग हैं जो यूनिसेलुलर हो। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन सिनोनिमस होता है, वो करते हैं ग्रोथ, हो जाता है रिप्रोडक्शन। तो अभी तुम्हें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यहाँ छांटने हैं।
एल्गी यूनिसेलुलर हो सकता है, हाइयर प्लांट मल्टीसेलुलर, हाइयर प्लांट मल्टीसेलुलर, डाइकॉट एंड फंड दे आर हाइयर प्लांट। अब बचता केवल एक ही है, बैक्टीरिया एंड अमीबा। बैक्टीरिया भी यूनिसेलुलर है और अमीबा भी मल्टीसेलुलर है। इस हिसाब से बैक्टीरिया और अमीबा बोथ हैव द ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन एज अ सिनोनिमस प्रोसेस, यानी ग्रोथ करो रिप्रोडक्शन हो जाएगा। आगे बढ़ जाइए। 135 के बाद आता है 136, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रेस्पेक्ट टू बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। आइए देखते हैं। बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर्स आर जनरली इन लैटिन, तो सही है भाई। बायोलॉजिकल नेम आर रिटन इन इटैलिक्स, ये भी सही है भाई। स्पीसीज नेम ऑलवेज स्टार्ट विद कैपिटल लेटर, नहीं, कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं होता, ये हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। इट इज ऑलवेज स्टार्ट विद द स्मॉल लेटर एंड द फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस, ये भी सही है। तो इन्होंने इनकरेक्ट पूछा है, तो इनकरेक्ट इज द सी ऑप्शन। आगे बढ़ जाओ। 136 के बाद आता है 137वां क्वेश्चन, फाइंड आउट ऑड वन टैक्सॉन विथ रिस्पेक्ट टू टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। इनमें से कौन ऑड लग रहा है? चलिए, मैमल क्लास, इंसेक्टा क्लास, पर ये दोनों एनिमल की क्लास हैं। मॉसेस आप देख रहे हो प्लांट है, और मॉसेस किसे बोलते हैं? ब्रायोफाइटा के मेंबर को। तो भैया मेरे हिसाब से तो मॉसेस ऑड मैन है, बिकॉज ये एनिमल, ये प्लांट है। आगे बढ़ जाओ। 137 का सी ऑप्शन सही दिया। 138 आ जाता है, इसे देखो। व्हाट इज ट्रू फॉर डॉग एंड कैट? डॉग एंड कैट, पहले तो कुछ बातें लिख सकते हैं। डॉग कैट, कैट इज फेलिस जीनस, डॉग इज आई थिंक कैनिस जीनस। दोनों के जीनस अलग अलग हैं। डिफरेंट स्पीसीज बिलोंगिंग टू द सेम जीनस, नहीं, जीनस सेम नहीं है। डिफरेंट टैक्सा बिलोंगिंग टू सेम फैमिली, नहीं, कैट की फैमिली का नाम है फेलिडी और डॉग की फैमिली का नाम है कैनिडी। तो इसका मतलब दोनों की फैमिलीज भी अलग अलग हैं। टैक्सा ऑफ डिफरेंट फैमिली बट सेम ऑर्डर, सही है, दोनों का ऑर्डर सेम है। बोथ हैव द कार्निवोरा एज अ ऑर्डर, तो दोनों का ऑर्डर कार्निवोरा है, तो इस हिसाब से थर्ड ऑप्शन सही होगा, इनका ऑर्डर सेम है। तो थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। टैक्सा ऑफ डिफरेंट फैमिली, फैमिली अलग है लेकिन ऑर्डर सेम है। आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन आता है 139, इससे देखें। फैमिलीज आर कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ, याद रखना फैमिलीज जनरली रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर की बेसिस पर कैरेक्टराइज की जाती है। एग्रीगेट कैरेक्टर्स की बेसिस पर ऑर्डर एंड हायर, ऑर्डर या उससे ऊपर वाले जितने भी बेटा टैक्सा होते हैं उनमें एक दो करेक्टर नहीं लेते बल्कि एग्रीगेट ऑफ करेक्टर लेते हैं। ये सीधा एनसीईआरटी में लिखा हुआ पोर्शन है। तो इन्होंने ऑर्डर और उससे हायर वालों को एग्रीगेट से बताया और पूछा फैमिली है। फैमिली जो होती है वो ऑर्डर से नीचे होती है और वो फैमिलीज को डिफाइन करने के लिए वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव करेक्टर लेते हैं। यहाँ पर हमने रिप्रोडक्टिव करेक्टर ले लिया है, तो 139 का मेरे हिसाब से आंसर होगा बी। मैं देख लेता हूँ इन लोगों ने आंसर क्या दिया है। 139 का आंसर इन लोगों ने भी बी दिया है। वेरी गुड, आगे बढ़ जाइए। 139 के बाद आता है 140। इस क्वेश्चन को देखिए। आउट ऑफ द गिवन टू स्टेटमेंट विच इज और आर करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? टैक्सोनॉमिस्ट हैव आल्सो डेवलप्ड सब कैटेगरीज इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट मोर साउंड एंड साइंटिफिक प्लेसमेंट ऑफ वेरियस टैक्सा। ये सेंटेंस जरा समझिए। बोलते हैं हमने कुछ टैक्सा सुने जैसे स्पीसीज, जीनस, ऑर्डर, क्लास, लेकिन स्पीसीज से छोटा सब स्पीसीज, यानी स्पीसीज हमारे लिए टैक्सा है पर इसकी एक सब कैटेगरी हो सकती है सब स्पीसीज। जैसे क्लास के नीचे सब क्लास, जैसे फाइलम के नीचे सब फाइलम। तो बोलते हैं ये सब फाइलम, सब क्लास, सब स्पीसीज क्यों बनाई जाती हैं? वाई दे आर फॉर्म, क्यों टॉक्सोनॉमिक्स ने सब कैटेगरीज बनाई हैं? इसलिए बनाई है ताकि और साइंटिफिक क्लासिफिकेशन को बेटर किया जा सके। तो पहला ऑप्शन तो सही है। फिर दूसरे ओनली फ्यू प्रोटोजोआ आर हेट्रोटॉप एंड लिव एज प्रीडेटर और पैरासाइट। ओनली फ्यू नहीं, ऑल प्रोटोजोआ,
ऑल प्रोटोजोआ दे आर हेटेरोटॉप। तो बेटा सेकंड ऑप्शन तो गलत हो गया, पहला ऑप्शन सही है। तो ओनली ए लगा दो। क्या पूछा गया है? करेक्ट ऑप्शन, तो ओनली ए लगा दो। 140 का आंसर जो होगा बेटा वो ओनली ए, दैट इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी ही सही होगा, बाकी गड़बड़ हो जाएगा। आगे बढ़ जाओ। 140 के बाद 141 क्वेश्चन आता है, टैक्सा मैंगो एंड व्हीट रिप्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमन कैटेगरी। आइए, कौन सी कैटेगरी है? पहले मैंगो के बारे में बोलते हैं और व्हीट के बारे में बोलते हैं। ये है मैंगीफेरा इंडिका और ये है ट्रिटिकम एस्टिवम। अच्छा, अब बोलो, दोनों का जीनस अलग, दोनों की स्पीसीज अलग। और मैंगो की फैमिली है एनाकार्डियेसी, व्हीट की फैमिली है पोएसी। अच्छा, इनका ऑर्डर है सैपिनडेल, इनका ऑर्डर है पोएल्स। इसके बाद ऑर्डर के बाद आता है बेटा क्लास। क्लास इनका है डाइकॉट, इनका क्लास है मोनोकॉट, क्योंकि व्हीट है मोनोकॉट। तो क्लास और डिवीजन एक जैसा नहीं हो सकता, जीनस और किंगडम एक जैसा नहीं हो सकता। अब इनका डिवीजन है एंजियोस्पर्म, इनका भी डिवीजन है एंजियोस्पर्म, तो डिवीजन दोनों का एक जैसा है। और एंजियोस्पर्म प्लांट किंगडम में है, एंजियोस्पर्म प्लांट किंगडम में है, तो डिवीजन और किंगडम इन दोनों का एक जैसा है। बाकी चीजें गलत हैं, बाकी चीजें गलत हैं। नहीं, मैंगो और व्हीट दोनों का डिवीजन एंजियोस्पर्मी है और दोनों का किंगडम प्लांट है, दैट इज कॉमन, अदरवाइज गलत है। फिर से सुन लो, मैंगीफेरा टिटिकम, जीनस अलग अलग, स्पीसीज अलग अलग, दोनों की फैमिली अलग, क्योंकि इसकी फैमिली का नाम है एनाकार्डियेसी, इसका नाम है पोएसी, फैमिली भी अलग। दोनों के ऑर्डर अलग, इसका नाम पोएल्स है और इसका नाम पोएल्स है और इसका नाम सैपिनडेल्स है। दोनों का ऑर्डर अलग, दोनों का क्लास अलग है, एक डाइकॉट है और एक मोनोकॉट है, तो दोनों का क्लास भी अलग, लेकिन दोनों का डिवीजन एक, ये भी एंजियोस्पर्म ये भी एंजियोस्पर्म, तो डिवीजन एक जैसा। और दो एंजियोस्पर्म किसमें पाए जाते हैं? प्लांट किंगडम में, तो दोनों ही प्लांट किंगडम को बिलोंग करते हैं, इसलिए ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ जाइए। 141 के बाद आता है 142, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्सोनॉमिकल हेड इज नॉट कंसर्न विद एक्स सिटू कंजर्वेशन। यानी बोटेनिकल गार्डन और जू होते हैं जो एक्स सिटू होते हैं, ये तो है, ये तो है, ये भी है एनबीआरआई, इट इज अ बोटेनिकल गार्डन। तो कौन नहीं है? म्यूजियम नहीं है, तो म्यूजियम विल बी द आंसर। म्यूजियम इज नॉट एक्स सिटू कंजर्वेशन, कंजर्वेशन नहीं है, इट इज अ प्रिजर्वेशन। याद रखना, म्यूजियम इज नॉट अ कंजर्वेशन, इट इज अ प्रिजर्वेशन। फिर से वही क्वेश्चन, कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन का क्वेश्चन। ओके, 142 के बाद आता है 143। इस क्वेश्चन को देखो, प्राइमेटा एज वन ऑफ द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी ऑफ मैन इज इक्विवेलेंट टू विच कैटेगरी ऑफ व्हीट। अब प्राइमेटा मैन का ऑर्डर होता है, हमारा ऑर्डर होता है प्राइमेटा। तो उन्होंने बोला व्हीट का ऑर्डर बताओ क्या होता है? व्हीट का ऑर्डर होता है पोएल्स। तो जो मैन के लिए प्राइमेटा है वही व्हीट के लिए क्या होगा? इट इज पोएल्स। तो 143, आई थिंक इन्होंने भी यही आंसर दिया होगा, 143 का आंसर बी दिया है, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ जाओ। 143 के बाद 144वां क्वेश्चन आता है, फाइंड ऑड वन पेयर विथ रेस्पेक्ट टू एग्रीगेट ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। बोलते हैं क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज आपस में जुड़ जाएं तो क्या बनाती होंगी? सर वो जीनस बनाती होंगी। तो बताओ जीनस के रेस्पेक्ट में कौन सी बात गलत है? लेपर्ड और टाइगर का जीनस एक ही है, पैंथेरा। पोटैटो और ब्रिंजल का जीनस भी एक ही है, कौन? इट इज सोलेनम। मस्टर्ड और टर्निप का भी जीनस एक ही है, याद रखना। और बचा कौन? डॉग एंड लायन। डॉग का जीनस कैनिस है, इसका पैंथेरा है, तो आंसर डिफरेंट कौन होगा? डॉग एंड लायन। ओके, मस्टर्ड और टर्निप की फैमिली भी एक जैसी है, मैंने आज कई बार पढ़ाया है आपको। आगे बढ़ जाइए। 144 के बाद आता है 145 कि भाई मैच करो, हर्बेरियम क्या होता है, बोटेनिकल गार्डन क्या होता है? कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट इज बोटेनिकल गार्डन। प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज स्पेसिमेन, इट इज म्यूजियम। की में होता है कपलेट, तो हर्बेरियम में होता है क्विक रेफरल सिस्टम। सो आंसर इज ए इज 3, बी इज
B is 1, C is 2 and D is 4. The first option will be the correct option. आगे बढ़ जाइए, 145वें का आंसर बेटा ए होगा। आगे बढ़ जाओ, 145 के बाद 146वां क्वेश्चन होगा। ऑल मॉडर्न क्लासिफिकेशन आर नाउ बेस्ड ऑन, आजकल के जितने भी मॉडर्न क्लासिफिकेशन है वो किन किन बातों पर बेस्ड हैं? इवोल्यूशनरी हिस्ट्री पर भी बेस्ड हैं, जेनेटिक्स पर भी बेस्ड हैं, इकोलॉजी पर भी बेस्ड हैं, ऑल ऑफ द अबव। मेरे हिसाब से तो ऑल ऑफ द अबव है। जितने भी मॉडर्न क्लासिफिकेशन है दे बेस्ड अपॉन द नियो जेनेटिक्स, नियो इकोलॉजी, नई तरीके की इकोलॉजी, जेनेटिक्स, इन सब पे, नियो इवोल्यूशन सब पे डिपेंडेंट है, इवोल्यूशन पे भी डिपेंडेंट है, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। आगे बढ़ जाइए, 147वां क्वेश्चन आया। लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट हैज 2 डिस्टिंक्ट फेज। द डिप्लॉइड स्पोरोफाइट होती है 2n एंड द हैप्लो, बेटा हैप्लॉइड होती n होती है गैमेटोफाइट। तो पहले में होगा डिप्लॉइड, दूसरे में होगा हैप्लॉइड। तो A इज डिप्लॉइड, B इज हैप्लॉइड। सो फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। 147 का सही आंसर जो होगा इट विल बी द फर्स्ट, बिल्कुल सही है। 47 के बाद आता है 48। इसे देखिए, फ्रॉम द गिवन फीचर हाउ मैनी आर एसोसिएटेड विद टैक्सोनॉमिक की। टैक्सोनॉमिक की के साथ क्या क्या सही है? ईच स्टेटमेंट इज अ लीड, सही है। यूज इन अ पेयर कॉल्ड एज कपलेट, सही है। जनरली एनालिटिकल, सही है। प्लांट आइडेंटिफिकेशन केवल नहीं होता है, एनिमल भी कर सकते हैं। नॉन स्पेसिफिक स्पेसिफिक होता है। यूज सेट ऑफ अल्टरनेट करेक्टर, ये भी सही है। तो आंसर इसका 1 2 3 4 बातें सही हैं, 4 ऑप्शन सही होना चाहिए। 148 का आंसर सी होना चाहिए भाई, सी है। आगे बढ़ जाइए, 149 है। बोले इस एनिमल को पहचानो। इस एनिमल को कौन नहीं पहचानेगा? इट इज राइनोसेरॉस। आगे बढ़ जाओ, गैंडा है, राइनोसेरॉस। आगे बढ़ जाओ, 149 के बाद 150 आता है। इसे देखिए, स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन कॉल्ड हर्बेरियम सर विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन यूजफुल इन द आइडेंटिफिकेशन, क्विक सोर्स ऑफ रेफरेंस, ये भी सही है। लोकल फ्लोरा, मोर देन वन ऑप्शन के अलावा और कुछ ऑप्शन नहीं हो सकता। तो 150वें का आंसर जो होगा वो डी होगा, क्योंकि मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट है इसमें। आगे बढ़ जाओ, 150 के बाद 151 क्वेश्चन आएगा। इसे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर कंटेन रिकॉर्डेड डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म विदाउट एनी काइंड ऑफ देयर स्पेसिमेन। ऐसा कौन होगा जिसमें रिकॉर्ड तो करना है लेकिन स्पेसिमेन नहीं लेना है? तो मोनोग्राफ और म्यूजियम, म्यूजियम में स्पेसिमेन होते हैं, तो ये तो मामला गया। फ्लोरा और कैटलॉग, ये ही सही आंसर होगा। हर्बेरियम में भी स्पेसिमेन लेते हैं, हर्बेरियम में भी स्पेसिमेन लेते हैं। तो ऐसा चीज़ लेनी है जिसमें स्पेसिमेन ना लो, केवल रिटन डॉक्यूमेंट हो। रिटन डॉक्यूमेंट का मतलब केवल किताबें हों, और किताबें केवल फ्लोरा और कैटलॉग में है। वी हैव द फ्लोरा एंड कैटलॉग। म्यूजियम में बेटा, म्यूजियम में हमारे पास क्या है? यू नो दैट म्यूजियम में स्पेसिमेन है, हर्बेरियम में स्पेसिमेन है, हर्बेरियम में स्पेसिमेन है। 151 के बाद आता है 152। इस क्वेश्चन को देखिए, द लेंथ ऑफ द हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड फेज एंड वेदर दीज फेज आर फ्री लिविंग और डिपेंडेंट ऑन अदर वेरी अमंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ प्लांट। दिस फिनोमिना इज नोन एज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट बनना, स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट बनना, ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का फीचर है। तो 152 का फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। 152 के बाद 153 आएगा। द नंबर ऑफ कॉमन करेक्टर अमंग द ऑर्गेनिज्म गोज ऑन इंक्रीजिंग फ्रॉम टू फ्रॉम। देखो, अगर लोअर से हाइयर गए तो सबसे लोअर में सबसे ज्यादा कॉमन करेक्टर और सबसे हाइयर में सबसे कम कॉमन करेक्टर। तीसरी बार क्वेश्चन आ रहा है ये। तो बोल रहा है ग्रोज ऑन डिक्रीजिंग फ्रॉम एंजियोस्पर्म टू ट्रिटिकम। नहीं, एंजियोस्पर्म इज द हाइयर, ट्रिटिकम इज जीनस, दैट इज लोअर। तो डिक्रीजिंग नहीं होगा, इंक्रीजिंग होगा, ये तो गड़बड़ होगा। इंक्रीजिंग फ्रॉम मोनोकॉट टू प्लांटी, मोनोकॉटिलेडॉन टू प्लांटी देखेंगे। डिक्रीजिंग फ्रॉम पोएसी टू प्लांटी, इंक्रीजिंग फ्रॉम सैपिनडेल। 153 का आंसर सी है, डिक्रीजिंग पोएसी टू प्लांटी। वाई पोएसी टू प्लांटी? पोएसी इज अ फैमिली एंड प्लांटी इज अ किंगडम। तो फैमिली से किंगडम, लोअर से हाइयर, जितना लोअर उसमें कॉमन करेक्टर उतने ज्यादा, और ज्यादा किंगडम बेटा हाइयर है। तो आंसर क्या होगा? जैसे जैसे फैमिली से किंगडम की तरफ जाओगे डिक्रीजिंग होने लगेगा, यही आंसर हो सकता है।
बाकी इंक्रीजिंग मोनोकॉट टू प्लांट नहीं हो सकता, इंक्रीजिंग सैपिंडेल टू एंजियोस्पर्म नहीं हो सकता, क्योंकि आपको करके देखना है जितना लोअर होगा, फिर से बोल रहा हूँ, जितना लोअर टैक्सा होगा कॉमन करेक्टर उतने ज़्यादा, और जितना हाइयर टैक्सा होगा कॉमन करेक्टर उतने कम। चलो आगे बढ़ जाओ। सिस्टमैटिक्स का शब्द क्या है? सिस्टमैटिक क्या है? टर्म डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड, इज वाइडर फील्ड ऑफ साइंस, स्टडी प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन, डज नॉट टेक, नहीं, इट इज अ टर्म डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड। इसके अलावा और कोई ऑप्शन सही नहीं दिख रहा, तो 154 का बी आंसर होगा। याद रखना सिस्टमैटिक शब्द सिस्टमा शब्द से लिया गया, और सिस्टमा एक लैटिन शब्द है, और बेटा लैटिन शब्द में सिस्टमा का मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म with evolutionary relationship and interrelationship between the organism. So answer will be second. आगे बढ़ जाओ। 154 के बाद आता है 155। Process of categorizing different organism on the basis of similarities and different in their character is known as classification. किसी भी ऑर्गेनिज्म को ग्रुप करना, ग्रुपिंग इज ऑलवेज अ क्लासिफिकेशन, और क्लासिफिकेशन के लिए और शब्द हो सकते हैं टैक्सोनॉमी, और हो सकते हैं सिस्टमैटिक्स, तो क्लासिफिकेशन के अलावा और कोई दूसरा शब्द है नहीं यहाँ, तो आंसर विल बी द क्लासिफिकेशन। 155 के बाद 156 आएगा। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हो, इररिवर्सिबल इंट्रिंसिक ग्रोथ, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। अगर नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, नॉन लिविंग चीज है, तो बताओ एक्सट्रिंसिक ग्रोथ ही होगी। जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर ग्रोथ हो रही है तो बॉडी के अंदर से होगी, यानी मेरी बॉडी का वेट बढ़ रहा है तो उसका कारण बाहर का कोई सब्सटेंस नहीं है, अंदर का सब्सटेंस है, इंट्रिंसिक। लेकिन पहाड़ों में बर्फ जम रही है, सैंड के बेटा पहाड़ बन रहे, या फिर पहाड़ों में बर्फ जम रही है, उसका कारण अंदर से बर्फ नहीं जम रही, बाहर से। बाहर मतलब एक्सट्रिंसिक ग्रोथ, तो भाई नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स होगा, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ सही ऑप्शन होगा। आगे बढ़ जाओ। इन अ टेक्सोनॉमी हायरार्की कैटेगरी टेक्सा आर अरेंजिंग, टेक्सा को अरेंज कर सकते हो असेंडिंग ऑर्डर में भी, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी। मतलब नहीं समझे, आप टेक्सा को स्पीसीज से किंगडम तक अरेंज कर सकते हो, उल्टा भी कर सकते हो, किंगडम से स्पीसीज तक अरेंज कर सकते हो। स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। तो यू बी बाई इंक्रीजिंग, मे बी बाई डिक्रीजिंग, इसका मतलब आइदर ए और बी। आंसर इसका 157 का आंसर 4 होगा। ए भी कर सकते हो, बी भी कर सकते हो। 157 के बाद आता है 158। इस क्वेश्चन को देखो कि अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग साइज बिगिनिंग विद द स्मॉलेस्ट। हमें सबसे छोटा उठाना है, तो देखो भैया इनमें सबसे छोटा कौन है? स्पीसीज। 7 सबसे पहले आएगा, ये हो गया। फिर दूसरे नंबर पर कौन होता है? स्पीसीज के बाद जीनस उठाना है, 6 आएगा। 7 के बाद 6 आना चाहिए, 7 के बाद 6 आ गया, सॉरी 7 के बाद 4 आना चाहिए, 4 है ये, तो 4 आना चाहिए, ये आ गया। 7 और कहीं है नहीं पहले में, और उसके बाद 4 केवल इसी में, तो आंसर विल बी फर्स्ट। बाकी आप अरेंज कर लीजिए। 158 का ए ऑप्शन हो, बाकी आप अरेंज कर लेंगे। आगे बढ़ जाओ। इन बैक्टीरिया, बैक्टीरियोफेज, ये बैक्टीरियोफेज है। ए एंड डी आर लेबल्ड एज करेक्ट इंफॉर्मेशन। ए क्या है और डी क्या है ये पता लगाना है। ए इज हेड एंड बी इज टेल फाइबर, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए जो है बेटा वो हेड है, और डी जो है वो टेल फाइबर है। ओके, तो 159 का फर्स्ट ऑप्शन हो गया। 159 के बाद 160 ऑप्शन आ जाएगा। इसको देखो, आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच। बोलते हैं नॉस्टॉक में फोटोसिंथेसिस हो सकती है, सही है। अस्टिलागो रस्ट नहीं करता, स्मट करता है। यूग्लिना मैरीन नहीं होता, फ्रेश वाटर होता है। गैनालोग सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट नहीं होता बेटा, ये रेड टाइड होता है। तो बोलते हैं करेक्ट मैच तो पहला ही होगा, तो 160 इज द फर्स्ट ऑप्शन। 160 द करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट, सही है। 160 के बाद आता है 161। रेड टाइड इज बिकॉज ऑफ द मेंबर ऑफ डाइनोफ्लैजलेट। अभी अभी क्वेश्चन आया, डाइनोफ्लैजलेट का गैनोलक्स नाम का एक ऑर्गेनिज्म है जिसको हम लोग रेड टाइड के नाम से जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आया 162। डिस्पर्जल ऑफ स्पोर ऑफ स्लाइम मोल्ड अकर इन। स्लाइम मोल्ड एक प्रोटिस्टा है जिसके स्पोर हमेशा एयर करंट के द्वारा डिस्पर्स होते हैं।
so they disperse from the air current with the respect to air current. तो 162 का ए ऑप्शन हो गया। आगे बढ़ जाइए, 162 के बाद 163 आता है, इनकरेक्ट अबाउट द स्पोर ऑफ स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड के स्पोर के बारे में क्या इनकरेक्ट है? सर्वाइव फॉर मैनी ईयर सही है, डिस्पर्सल बाय एयर करंट सही है, प्रोड्यूस फ्रॉम द बेस ऑफ फ्रूटिंग बॉडी नहीं होता, इट इज द टिप ऑफ फ्रूटिंग बॉडी, टिप ऑफ फ्रूटिंग बॉडी, प्रोड्यूस अंडर अनफेवरेबल कंडीशन ये भी सही है। तो व्हाट इज इनकरेक्ट? इनकरेक्ट इज लाइक दिस, इनकरेक्ट है टिप ऑफ द फ्रूटिंग बॉडी, फ्रूटिंग बॉडी के टिप से ये स्पोर लाइक स्ट्रक्चर निकलते हैं। 163 के बाद आता है 164, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन ऑफ अबाउट गिवन फंजाई। पक्सीनिया, इट कॉज व्हीट रस्ट सही है। न्यूरोस्पोरा एक्सटेंसिव यूज इन जेनेटिक्स, इसे बोलते भी हैं ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। क्लेविसेप सोर्स ऑफ एलएसडी ठीक है। अस्टिलागो इज नोन एज रस्ट नहीं है बेटा, अस्टिलागो इज अ स्मट, रस्ट तो पक्सीनिया से होता है। तो बताओ इनकरेक्ट कौन सा ऑप्शन हो गया? दिस वन इज द इनकरेक्ट। दोबारा पूछा गया एक ही पेपर में, देख लीजिए। 164 के बाद आता है 165, ड्यूट्रोमाइसिस इज ऑल्सो नोन एज फंजाई इम्परफेक्टाई बिकॉज इट लैक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, इसीलिए इन्हें हम लोग इम्परफेक्ट फंजाई के नाम देते हैं। 165 हो गया 4, 166 हो गया, इसे देखिए। स्पोर ऑफ स्लाइम मोल्ड, स्पोर ऑफ स्लाइम मोल्ड आर लेस रेजिस्टेंट एंड सर्वाइव फॉर फ्यू वीक नहीं, हाईली रेजिस्टेंट एंड सर्वाइव फॉर फ्यू ईयर नहीं, हाईली रेजिस्टेंट एंड सर्वाइव फॉर मैनी ईयर। अभी अभी ये क्वेश्चन पूछा गया था, दूसरे फॉर्म में पूछा गया था, अभी इस फॉर्म में पूछ लिया गया। तो क्वेश्चन सेम है ऑलमोस्ट, ऑप्शन वगैरह डिफर करके क्वेश्चन वही है। आगे बढ़ जाइए, 166 के बाद 167 आता है। वायरसेस कॉज डिसीज लाइक, मम्स भी वायरस से होता है, स्मॉल पॉक्स भी होता है, इन्फ्लुएंजा भी होता है। ऑल ऑफ दीज, इसका आंसर ऑल ऑफ दीज होगा क्योंकि ये सारे के सारे वायरल डिसीज हैं। 167 के बाद आता है 168, प्रेजेंस ऑफ सम बैक्टीरिया इज एक्सपेक्टेड इन हॉट स्प्रिंग, दीज आर आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया दुनिया के सबसे हार्श एनवायरनमेंट में रह लेते हैं, इनको तो हम लोग पहले से ही जानते थे कि हार्श से हार्श एनवायरनमेंट में रह सकते हैं। यस, थर्मो एसिडोफिल्स के नाम से जानते हैं हाई टेम्परेचर में रहने वाले लोगों को। सो आंसर विल बी द थर्मो एसिडोफिल्स या फिर आर्की बैक्टीरिया। ओके, आगे बढ़ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर एज मल्टी सेलुलर, इनमें से कौन सा मल्टी सेलुलर है? भैया वायरस, वायरॉइड एंड प्रियॉन आर ए सेलुलर, इनमें तो सेल ही नहीं होती। तो अब केवल बचा फंजाई, फंजाई को ही बेटा हम लोग मल्टी सेलुलर मान सकते हैं। तो 169 भी खत्म हो गया एंड देन केम द 170। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल एंड नॉन मोटाइल गैमेट इज नोन एज प्लाज्मोगेमी। अभी इसी का आधा क्वेश्चन पहले पूछा गया था, प्लाज्मोगेमी। एंड फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई इट इज नोन एज कैरियोगेमी। तो चूंकि ये क्वेश्चन इसलिए रखा रहा कि उसमें केवल प्लाज्मोगेमी था, यहाँ प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी है, तो पहला प्लाज्मोगेमी, दूसरा कैरियोगेमी, दैट इज फर्स्ट। तो 170 का आंसर फर्स्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाइए, 170 के बाद आता है 171, डाई कैरियोफेज इन सम फंजाई रिप्रेजेंट एज। याद रखना, कुछ फंजाई में 2 न्यूक्लियस रहते हैं लेकिन फ्यूज नहीं होते, वो N+N कंडीशन में पड़े रहते हैं। उनमें प्लाज्मोगेमी तो हो जाती है लेकिन कैरियोगेमी नहीं होती। दिस कंडीशन इज नोन एज डाई कैरियन। पिछली बार भी इससे एक क्वेश्चन था, इस बार भी एक क्वेश्चन है। पिछली बार उल्टा पूछा गया था, इस बार डाई कैरियोफेज क्या होता है ये पूछ लिया गया था। N+1, N+N। आगे बढ़ जाओ, 177 के बाद होता है 172। बोलते हैं कि बैक्टीरियोफेज में एक्चुअली क्या होता है? जनरली इट इज हैविंग द डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ऐसा क्वेश्चन एक पिछली बार भी आया था, मैंने बताया था कि जनरली प्लांट वायरस जो होते हैं वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए रखते हैं, दे आर नोन एज प्लांट वायरस। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए और डबल स्टैंडर्ड डीएनए ये रखते हैं एनिमल वायरस। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, एनिमल वायरस। और केवल डबल स्टैंडर्ड डीएनए रखना ये बैक्टीरियोफेज का काम है। और इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू, ऐसा नहीं कि हमेशा ट्रू होगा। इट इज ट्रू फॉर सम टाइम, कुछ रीजन में, कुछ लोगों में, जनरल शब्द है ये, इट इज नॉट स्पेसिफिक, जनरली। आगे बढ़ जाइए,
172 के बाद आता है 173, आइडेंटिफाई द फंजाई, आपको मालूम है ये एगेरिकस है, इसी को हम लोग मशरूम बोलते हैं। 173। एंड नाउ हियर आर सम क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से देखिएगा, इनकी लैंग्वेज से आप इनके क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करिएगा। ये जो आपके सामने कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, ये क्वेश्चन आपका दिमाग भी उड़ा सकते हैं और आपको गलत भी लग सकते हैं और कंट्रोवर्शियल भी लग सकते हैं। ये 7 क्वेश्चन हैं जिनको स्पेशली फ्रेम किया गया है आपके लिए कि आप इनमें गलतियां करो। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following kingdom have various mode of nutrition as autotrophic, यानी ऐसा कौन सा किंगडम है जिसमें ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी हो और हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी हो। तो अब हम देखते हैं कि मोनेरा में भी वेरियस मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, प्रोटिस्टा में भी वेरियस मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, फंजाई में ऑटोट्रॉपिक नहीं होता। तो इसका आंसर क्या होगा? आप इसे देखते ही टू ऑफ द अबव लगाने लगेंगे, मुझे मालूम है, क्योंकि आपको लगेगा मोनेरा भी वेरियस है और प्रोटिस्टा भी वेरियस है। लेकिन इस क्वेश्चन में एक छोटा सा क्लू है। क्लू ये है कि इन्होंने हेट्रोट्रॉपिक में पैरासिटिक भी पूछा है, सेप्रोफिटिक भी पूछा है और होलोजोइक भी पूछा है। होलोजोइक नेचर एनिमल का होता है और मोनेरा में न्यूट्रिशन तो ऑटोट्रॉपिक हेट्रोट्रॉपिक दोनों होता है, लेकिन होलोजोइक न्यूट्रिशन नहीं होता, एनिमल जैसा न्यूट्रिशन नहीं होता, तो मोनेरा नहीं होगा। नो डाउट मोनेरा में ऑटोट्रॉपिक भी होता है, हेट्रोट्रॉपिक भी होता है, लेकिन मोनेरा में हेट्रोट्रॉपिक में पैरासिटिक और सेप्रोफिटिक होता है, होलोजोइक नहीं होता। होलोजोइक न्यूट्रिशन प्रोटिस्टा में हो सकता है क्योंकि प्रोटिस्टा में प्लांट जैसे लोग भी हैं और प्रोटिस्टा में एनिमल जैसे लोग भी हैं। तो जब आप टू ऑफ द अबव इसका लगा बैठोगे तो मामला बिगड़ जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि इसका आंसर केवल और केवल प्रोटिस्टा होगा। मैंने पहले ही पूछ दिया है कि आखिरी के 7 क्वेश्चन आपका दिमाग हिला सकते हैं, आप कंफ्यूज हो सकते हो। बड़े प्यार से फ्रेम किए गए हैं क्वेश्चन, मैंने बनाए इन क्वेश्चंस को और आपके लिए बनाए कि आप थोड़ा और सोचो। देखिए मोनेरा में ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक दोनों है, प्रोटिस्टा में ऑटोट्रॉपिक हेट्रोट्रॉपिक दोनों है, लेकिन हेट्रोट्रॉपिक में होलोजोइक होना एनिमल का काम है और मोनेरा में कोई एनिमल जैसा नहीं है। एनिमल जैसा तो केवल प्रोटिस्टा में है। तो आंसर टू ऑफ द अबव ना हो के केवल इसका प्रोटिस्टा होगा। चलिए सही रहा ना, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आया, फिर से इस क्वेश्चन की लैंग्वेज सही से पढ़िएगा। Which of the following microorganism can fix nitrogen in free living as well as in symbiotic condition? इनमें से कौन सा ऐसा है जो फ्री लिविंग और सिम्बियोटिक कंडीशन दोनों में नाइट्रोजन फिक्स कर सकता है? अब आपको लगेगा कि इसका आंसर राइजोबियम तो हो सकता है। राइजोबियम सिम्बियोटिक होता है लेकिन फ्री लिविंग नहीं होता। एजिटोबैक्टर फ्री लिविंग होता है, सिम्बियोटिक नहीं होता। तो बचता है नॉस्टॉक जो फ्री लिविंग और सिम्बियोटिक दोनों ही कंडीशन में कर सकता है। सिंपल क्वेश्चन था। खैर आगे बढ़ जाइए। 175 के बाद आता है 176। इस क्वेश्चन को देखिए, फाइंड आउट द सेट ऑफ एक्सोजिनस एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल स्पोर। तो तुम्हें पहले एक्सोजिनस एसेक्सुअल स्पोर का नाम लिखना है, फिर एक्सोजिनस सेक्सुअल स्पोर का नाम लिखना है। बताइए, कोनिडिया इज एक्सोजिनस, ये तो सही है, लेकिन एस्कोस्पोर इज एंडोजिनस, गड़बड़ हो गया। जू स्पोर इज एंडोजिनस, बेसिडियो स्पोर इज एक्सोजिनस, ये भी गड़बड़ हो गया। कोनिडिया इज एक्सोजिनस लेकिन ओ स्पोर इज एंडोजिनस, ये भी गड़बड़ हो गया। तो आंसर क्या निकलेगा? कोनिडिया एक एसेक्सुअल एक्सोजिनस स्पोर है और बेसिडियो स्पोर भी सेक्सुअल एक्सोजिनस स्पोर है। आंसर विल बी दैट डी, और ये आपकी एनसीईआरटी में लिखे हुए क्वेश्चन से आया है। तो 176 का डी ऑप्शन हो जाएगा। 176 के बाद आता है 177। लिविंग स्टेट इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग इज नेसेसरली डिफाइंड बाय। मुझे मालूम है इस क्वेश्चन में बहुत कंट्रोवर्सी होनी है, इसमें आप लोग खूब लड़ाई झगड़ा करने वाले हो। अब आप सोचोगे कैसे कि सर ह्यूमन दिया गया है तो सर सेल्फ कॉन्शियसनेस होगा। नो डाउट सेल्फ कॉन्शियसनेस केवल ह्यूमन में पाई जाती है, लेकिन इस सेल्फ कॉन्शियसनेस की वजह से ही ह्यूमन जिंदा है ये जरूरी नहीं है। क्या बेहोश हुआ आदमी जिंदा नहीं होगा? जिंदा होगा। इसका मतलब बेहोश आदमी में सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है, फिर भी उसमें कॉन्शियसनेस है।
तो कॉन्शियसनेस अलग बात है। तो इसका मतलब ह्यूमन बीइंग इज नेसेसरली में इनमें क्या डिफाइन करनी है, लिविंग स्टेट। तो लिविंग स्टेट इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग इज नेसेसरली डिफाइंड बाय, फिर से सुन लो, आप उल्टा सोचेंगे तो आपको लगेगा यार सेल्फ कॉन्शियसनेस तो केवल ह्यूमन में होती है, पर क्या इस सेल्फ कॉन्शियसनेस की वजह से ह्यूमन लिविंग स्टेट में है, क्या यह भी इस बात के लिए सही है? नो। क्यों? क्योंकि अगर कोई अनकॉन्शियस आदमी है, अनकॉन्शियस आदमी है, मान लो बेहोश हो गया, तो क्या आप मर गए? नहीं मरे, तब भी आप जिंदा हैं। इसका मतलब है ये जो सेल्फ कॉन्शियसनेस है ये ह्यूमन में एक्स्ट्रा चीज है, ये लिविंग स्टेट के लिए जरूरी नहीं है। लिविंग स्टेट के लिए जरूरी है मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्शियसनेस, क्योंकि मैंने ही आपको पढ़ाया है मेटाबॉलिज्म और कॉन्शियसनेस बोथ आर रिक्वायर्ड फॉर, बोथ आर प्रेजेंट इन, कहां प्रेजेंट होते हैं? प्रोटोप्लाज्म में। और जहां जहां प्रोटोप्लाज्म वहां वहां मेटाबॉलिज्म, और जहां जहां मेटाबॉलिज्म वहां वहां कॉन्शियसनेस। और इस तरीके से इसका आंसर ए और बी दोनों होगा, और इस हिसाब से आप इसका आंसर लगाएंगे बोथ ए एंड बी। 177 का आंसर होगा डी। मैंने पहले कहा था इन क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, मुश्किल में पड़ जाएंगे। 177 के बाद 178 आता है, इस क्वेश्चन को देखिए। ओके, Which of the following statement is true for sharing similarities and dissimilarities among the organism of taxa during classification? क्लासिफिकेशन के दौरान जो बेटा हम लोग सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज अटेन करते हैं वो उनके बारे में क्या सत्य है? लोअर द टेक्सा जितना लोअर होगा, द मोर द करेक्टर दैट मेंबर विद इन द टेक्सा शेयर, कॉमन करेक्टर ज्यादा होगा, ये तो सही है। Higher the category, greater is the difficulty to determine the relation to the other taxa of the same level. जितनी कैटेगरी ऊपर चली जाएगी उनके लोगों में, मेंबर के लोगों में सिमिलरिटीज ढूंढना उतना मुश्किल हो जाएगा, ये भी सही है। आगे, every taxa can be considered a basic unit of classification. नहीं, every taxa can be considered a unit of classification but not the basic unit of classification, because basic unit classification is only species. तो ये तो गलत हो गया। अब बचा टू ऑफ द अबव, आंसर यही होगा 178 का डी। आगे बढ़ जाइए, 178 के बाद आता है 179। विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सोनॉमिक एड कैन बी रिलेटेड विद प्लांट एंड एनिमल बोथ? जो प्लांट और एनिमल दोनों से रिलेटेड हो वो कौन सा टैक्सोनॉमिक एड है? यस, आई एम सॉरी, म्यूजियम में प्लांट और एनिमल दोनों होते हैं, फ्लोरा में प्लांट केवल होते हैं, प्लांट होते हैं, और मैनुअल भी बेटा प्लांट और एनिमल दोनों के लिए लिखे जा सकते हैं। देन अगेन द आंसर विल बी दी टू ऑफ द अबव। 179 का अगेन डी होगा। मैनुअल्स कैन बी रिटन फॉर ऑर्गेनिज्म, नॉट फॉर प्लांट और एनिमल। ऑर्गेनिज्म कैन बी प्लांट एंड कैन बी एनिमल। आगे बढ़ जाओ। एंड नाउ द लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लीस्ट, एनालॉगस वेरिएंट ऑफ बोवाइन स्पंजीफॉर्म इंसेफेलोपैथी। बोवाइन स्पंजीफॉर्म इंसेफेलोपैथी को हम लोग मैड काउ डिसीज बोलते हैं, मैड काउ डिसीज। और ये जो मैड काउ डिसीज होती है ये काऊ में पाई जाती है या फिर कैटल्स में पाई जाती है, जानवरों में पाई जाती है। और यही डिसीज जब ह्यूमन में पाई जाए, एनालॉगस वेरिएंट तभी बोला जाएगा जब ओरिजिन डिफरेंट हो, सॉरी ओरिजिन सेम हो, फंक्शन डिफरेंट हो, दूसरे लोगों पर हो, एनालॉगस वेरिएंट हो। तो एनालॉगस वेरिएंट इसका बोला जाता है CZT एंड इट इज नोन एज क्रुड्सफेल्ड जैकब डिसीज। तो क्रुड्सफेल्ड जैकब डिसीज ये ह्यूमन में पाई जाती है एंड दैट विल बी द आंसर CZD, क्रुड्सफेल्ड जैकब डिसीज। तो 180 विल बी द बी आंसर। सो हाउ वाज द पेपर? आखिरी के कुछ क्वेश्चंस आप ध्यान से रखिए, टेस्ट सीरीज में अच्छे से परफॉर्म करिए। हर टेस्ट सीरीज को बेटा अपना नीट का एग्जाम मान करके चलिए। ऑल द वेरी बेस्ट। होप कि आप लोग अच्छा करेंगे और आगे के टेस्ट में अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं। टेक केयर, गुड लक, बाय बाय।